टेंथ क्लास के वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा देने वाले हैं या न्यू ईयर में जो नए बच्चे हैं टेंथ क्लास में जो गए हैं उन सभी के लिए क्लास 10 का पहला चैप्टर साइंस का फिजिक्स में, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के किरण गमन करती है। अब किस तरह से गमन करती है, तो इसका सीधा जवाब है कि सीधी रेखा में गमन करती है। क्योंकि आपने डिस्कशन में पढ़ा होगा कि प्रकाश की गति हमेशा सीधी होती है। जैसे एक टॉर्च जला करके देखा जाए तो उसका लाइट सीधे चला जाता है, सीधे। ठीक है, एक आईना को भी रिफ्लेक्शन कराएंगे, लाइट जब उस पर आएगा तो सीधे जाएगा ऐसे। तो पहला का आंसर सीधा होगा कि प्रकाश का गति हमेशा सीधे होता है, टेढ़ा कभी नहीं। इसका पहला का आंसर ए होगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होता है, तो देखिए न्यूनतम के लिए तो आंसर होगा इसका ई। ए हो गया और ए हो गया ये सी। दोनों में ही न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब सबसे कम, न्यूनतम का मतलब सबसे कम। अच्छा क्रम से हम देखें तो सबसे ज्यादा जो गति होता है वो निर्वात में होता है, फिर जल में होता है और फिर कांच में होता है। सबसे कम कहाँ होगा, कांच में। सबसे कम का जो आंसर होगा कांच में, और सबसे अधिक का जो होगा वो निर्वात में और वायु। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, वो होगा डी पहला। और सी ये क्या हो गया, सबसे तीव्र वेग प्रकाश का, सबसे कम यहाँ, फिर जल में और सबसे अधिक निर्वात में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये आप सोचिए। मोटर गाड़ी के सामने जो लगा हुआ होता है, जो पीछे की व्यक्तियों को या गाड़ियों को देखने के लिए, ताकि आराम से गाड़ी चलाया जा सके, सुरक्षित चलाया जा सके। बिना पीछे देखे गाड़ी चलाई नहीं जाती, पीछे भी देखना पड़ता है, आगे भी देखना पड़ता है। तो ऐसे सेंस में सेफ्टी के लिए हम जो गाड़ियों में दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड में, वो दर्पण का नाम होता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्यों, ऐसा इसलिए कि उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब बहुत नजदीक में बना देता है, क्लियर बनाता है, विजिबल बनाता है। तो आंसर इसका उत्तल दर्पण ही होगा। बाकी समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं, और अवतल दर्पण, इसका प्रयोग करने से क्या होगा, वस्तु बहुत बड़ा दिखने लगेगा। क्योंकि अवतल दर्पण की प्रकृति वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कर देने का, तो यहाँ बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक और डिस्कशन कर दूं। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है। जैसे यहाँ पर इतना बड़ा वस्तु है तो प्रतिबिंब भी जो होगा वस्तु के बराबर ही बनेगा। अच्छा, काल्पनिक बनेगा, ये भी बात है। ऐसा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। उत्तल लेंस, तो यहाँ लेंस की तो जरूरत ही नहीं है, दर्पण लगता है। चलिए मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो मोटर कार जो है, मोटर कार अर्थात गाड़ी का ही बात है। लेकिन गाड़ी का अगला अगला हिस्सा जहाँ से हम लाइट जलाते हैं, और रात्रि में गाड़ियां जब ड्राइव की जाती है तो सामने की ओर रोड को देखने के लिए हम लाइट को ऑन करते हैं, ताकि आसानी से सामने वाला एरिया विजिबल हो जाए। तो इसके लिए हम जो दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करें। कारण क्या है कि अवतल दर्पण क्या करेगा कि जब लाइट जो होता है उसको एक जगह पर करके फोकसित करेगा, ताकि हम दूर तक के एरिया को देख सके स्पष्ट। इसलिए हम इसका सही आंसर क्या जानते हैं, सी। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु के प्रकाश को क्या करेगा कि फैला देने का कार्य करेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, अभी जस्ट बताया कि समतल दर्पण जो होता है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा कि काल्पनिक बनता है। ठीक है, अगला सवाल हम 6 नंबर को देखेंगे। 6 नंबर सवाल क्या है, 6 नंबर सवाल। अब तक हम लोग 5 सवाल को देख चुके हैं। अब यहाँ पर लेंस की क्षमता की बात की जा रही है। तो लेंस की क्षमता वो कैसे आप देख पाएंगे, तो लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर में हम उसको काउंट करते हैं, डी से सूचित करते हैं, बड़े अक्षर के डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर डायोप्टर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायोप्टर। बाकी ल्यूमेन और लक्स और एगस्ट्रम जो यहाँ पर लिख रहा है, इसका यूज हमें 10th क्लास में पढ़ना ही नहीं है, सो इस पर केयर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होगा सवाल हमारा 6 के बाद 7 नंबर का।
7 नंबर के सवाल को देखेंगे। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पथ दर्शाने वाले चित्रों को पथ दर्शाने वाले चित्रों लिखा हुआ है कि पथ दर्शाने वाले चित्रों को, चित्र जो हम दर्शाते हैं वो किरण आरेख से दर्शाते हैं, और जो रियल में होता है वो किरण पुंज होता है। यहाँ पर लिख रहा है कि दर्शाने वाले जो चित्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग किरण आरेख कहते हैं उसको। क्योंकि जब आप दर्पण चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो टीचर्स क्या करते हैं, इस तरह से आरेख खींच करके दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर वस्तु को रखा जाएगा, यहाँ से क्या है, समांतर किरणें दर्पण की तरफ जाएगी, फिर परावर्तन से होकर के फोकस से होकर के जाएगी। तो तरह तरह से हम जो किरण आरेख खींचते हैं, दर्शाने वाला जो पथ है वो किरण आरेख से दर्शाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो देखो भाई, इसके लिए तो एक फॉर्मूला चाहिए आपको कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है। तो लेंस की क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला है भाई, वो फॉर्मूला आपको बता दूं कि P बराबर होता है 1/F, 1/F होता है। तो 1/F होता है, इस सूत्र का यूज करेंगे और आप आसानी से सूत्र को से निकालेंगे तो पता चलेगा कि 50 दूनी 100 है ना, 100/50। पहले 50 सेंटीमीटर से ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब 2 को यहाँ पर आप प्लेस करते हैं, यहाँ पर प्लेस करोगे 2 है ना, इस जगह पर 2 लिखो और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/F है तो 1 और नीचे में हो जाएगा F है ना, और यहाँ पर बराबर का साइन देना। तो क्या होने वाला है, F यहाँ पर चला जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो ऊपर 1/2 और यहाँ 100 से हम गुना करेंगे तो 2 बचे 10 अर्थात 50। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट सवाल है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 है। इस सवाल और इस सवाल में कोई डिफरेंस नहीं, सेम। लेकिन अब थोड़ा सा आपको यहाँ पकड़ना है कि उत्तल लेंस लिखना है, यहाँ पर कोई लेंस का नाम नहीं लिखा है ना, और ना कोई ऑप्शन में माइनस प्लस दिया था, टेंशन नहीं हो। लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस लिखा है और देख सकते हैं कि यहाँ क्षमता में माइनस प्लस का भी जिक्र किया। तो हम जान लें कि उत्तल लेंस जब हम बनाते हैं इस तरह से उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। चश्मे का प्रयोग किया जाता है, चश्मा जब पहनाते हैं लोगों को तो उत्तल लेंस का भी पहनाया जाता है। अच्छा, तो इसका जो फोकस होता है, चूंकि फोकस इसका राइट साइड में होता है और हम प्रकाशीय केंद्र से जब उसका दूरी मापेंगे, क्योंकि सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएंगी, तो डायरेक्शन इधर की ओर होगा है ना। तो जब डायरेक्शन इधर की ओर हो रहा है तो ऐसे में ये प्लस में हो जाएगा, फोकस इसका प्लस में हो जाएगा। और जब प्लस में फोकस होता है तो हम उसका प्लस में ही क्षमता निकाल पाते हैं। ये तो क्लियर हो, उत्तल लेंस है तो प्लस में होना चाहिए। अब चलो 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर को पहले मीटर में करो, तो मीटर में करने के लिए क्या करोगे 100 से भाग लगाओगे, है कि नहीं। 100 से भाग लगाएंगे, 100 से भाग, और जब 100 से भाग लगाओगे तो कट के 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को रखोगे यहाँ पर ही, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा नीचे में 2, 1/2 यहाँ हुआ तो 2 कहाँ चला जाएगा फिर ऊपर। फाइनली हो गया 2 डायोप्टर। तो 2 डायोप्टर या डी नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हो आगे, हम डी नंबर का ऑप्शन को लगा देंगे 2 डायोप्टर प्लस में। चलिए, तो 2 डायोप्टर सही आंसर हो जाएगा 9 का। तो 9 का आंसर हमारा लगाना है 2 डायोप्टर। सूत्र क्या था, P बराबर 1/F। आंसर क्या हुआ 2D। अगला, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, समूह को किरण पुंज कहते हैं बस। प्रकाश स्रोत क्या होता है, जहां से प्रकाश की किरणें निकलती है। प्रदीप्त क्या होता है, जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे सूर्य। अच्छा, प्रकाश स्रोत भी सूर्य है। प्रकाश स्रोत के रूप में हम कह सकते हैं टॉर्च भी, मोमबत्ती भी, और प्रदीप में भी वो सभी चीजें, ठीक है। प्रकीर्णन अलग चीज हो जाता है, इसमें प्रकाश की किरणों का इधर उधर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता अभी जस्ट हम लोग बात करते हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हम उसको दर्शाते हैं प्लस में, निगेटिव होता है। क्यों होता है? इसके लिए उत्तल लेंस हम बना करके दिखा दिए आपको। उसका चूंकि फोकस इस तरफ होता है और मेजरमेंट हम इस डायरेक्शन में चूंकि करते हैं तो ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाता है। वहीं अवतल लेंस की बात जब होती है तो अवतल लेंस में जो क्षमता होता है ना, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में मापते हैं। कारण है कि फोकस उसका जो होता है यहीं पर होता है,
तो इधर वाला ना लेंस के बाएं तरफ की जो दूरी मापी जाती है निगेटिव और लेंस के दाहिने तरफ की दूरी पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ तो उत्तल लेंस में पॉजिटिव हो गया क्षमता और अवतल लेंस में क्या हो गया निगेटिव हो गया क्षमता। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा धनात्मक। ऐसा नहीं कि ये भी दोनों ऋणात्मक धनात्मक दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हो सकता है अगला हो गया 12 नंबर का सवाल। ये अवतल लेंस की क्षमता होती है तो यहाँ पर जस्ट उत्तल लेंस का जब पॉजिटिव हुआ तो अवतल लेंस का निगेटिव होगा। ये क्लियर हो गया कि निगेटिव ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगला उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं भाई? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं? क्योंकि सारी के सारी जो किरणें हैं वह फोकस पर कर देता है। जैसे देखिए ये उत्तल लेंस है ना, पर ये मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ से कोई भी किरणें ऐसे करके जाएगी तो ये सब फोकस से होकर जाएगा। फिर मान लीजिए कोई किरण ऐसे गया तो ये भी फोकस से होकर जाएगा, और भी कोई किरण गया समांतर किरण ये भी यहाँ से जाएगा। मतलब जितने भी किरणें जा रही हो एक जगह मर्ज हो रही, ये जो एरिया बन रहा है ये अभिसारित हो रहा है, सभी किरणों को एक जगह फोकसित कर रहा है। इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और उसका जस्ट अपोजिट हो गया अवतल लेंस में अगर पूछा जाए तो डाइवर्जिंग लेंस है, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम 14 नंबर को लेते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो जस्ट अभी इसी के बारे में बात हुआ कि भाई जब उत्तल को अभिसारी तो अवतल को क्या कहेंगे? तो अपसारी कहेंगे। तो ये अपसारी लेंस का अंतर्गत है। निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त है? सीधी सी बात है, मिट्टी का तो बनेगा नहीं भाई, कोई घड़ा तो बना नहीं है, प्लास्टिक का भी नहीं बनेगा और जल का भी नहीं बनेगा। तो फाइनली क्या हुआ? कांच का। तो कांच सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन को हमने कवर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। तब तक ये कैसा वीडियो लगा उसे कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।